सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बाहर जाके, पार्लियामेंट से बाहर जाके जो लोग सड़कों पे आते हैं वो आंदोलन नहीं होते, वो जनता की अदालत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे किया है सेनगर वाले मामले में तो अच्छा किया और उस पर रोक लगाई है। दूसरे मामले पे, अरावली रेंज वाले मामले पे एक सवाल ये भी उठता है कि एमपी एमएलए पब्लिक सर्वेंट के दायरे में है या नहीं। अब लोग बड़े पैमाने पर आक्रोशित हैं। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी कोई स्थापना करेगी? बिल्कुल करेगी और करनी पड़ेगी। संविधान है जो प्रीएम्बल में क्लियर है, उसको अचीव करने में, देश की मदद करने में जो भी लोग शामिल है उसका नाम है पब्लिक सर्वेंट। अगर पब्लिक का ट्रस्ट ना हो तो किसी को एमएलए एमपी बनाती है क्या? हो ही नहीं सकता। उसमें बेहुदी, बहुत घटिया किस्म की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, चाहे वो गांव का सरपंच भी है, वो सब इस दायरे में होने ही चाहिए। जनप्रतिनिधि सब पब्लिक सर्वेंट हैं और ये सेनगर पब्लिक सर्वेंट ही है। दरिंदों से बचाने के लिए पॉक्सो कानून बनाया हमने। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ढोंग करके उसमें जाता है, किसी चर्च में जाता हुआ दिखाई देता है, और दूसरी तरफ उसी के लोग, उसी की पार्टी, उसी के संगठनों के लोग सरेआम बेइज्जत कर रहे हैं और उस तरह के ड्रामेबाजी कर रहे हैं, हुड़दंग और ऐसे बेहुदे पर्सन लड़कियों से पूछ रहे हैं। आरएसएस वसुदेव कुटुंबकम के घोर विरोधी है आरएसएस का, और इनके हिंदुत्व का कोई मतलब नहीं, ना हिंदू से मतलब है ना सनातनी परंपरा से। वो सब आरएसएस के मदारी के बंदर हैं। उसमें आपके कोई सीएम भी हो सकता है, कोई पीएम भी हो सकता है। आज के दिन इस देश के जितने इस देश के अंदर सिटीजन है वो सारे ही तो देव हैं। आज जब हम आ रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट के सामने की सड़क बंद की हुई है क्योंकि जो कुलदीप सिंह सेंगर मामले में जो विक्टिम है वो भी यहाँ हुई थी और पुलिस को डर था कि प्रोटेस्ट ना हो जाए। ये पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, सरकार पुलिस का दुरुपयोग है ये। हमारा लोकतंत्र लोगों को बोलने की, जीने का अधिकार में सबसे पहला अधिकार कोई है तो बोलने का अधिकार है। जनता शांतिपूर्वक प्रदर्शन और अपने इजहार करती है अपने विचार। हम पुलिस को भी कहते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करिए जब तक रिटर्न में ऑर्डर ना हो। ये मौखिक आदेश किसी भी पुलिस कमिश्नर का, डीसीपी का, ये गोरख धंधा इस देश में नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज दो महत्वपूर्ण फैसले दिए। स्टे लगाया कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में और अरावली मामले पर। इस मसले पर बात करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज सिंह मलिक साहब। मलिक साहब, दो बड़े फैसले, एक तो हाई कोर्ट ने बेल दे दी थी कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार के मामले में, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला जो 100 मीटर का था। दोनों पर आज स्टे लगा दिया। एक तरह से जनता की जीत। दोनों ही फैसलों पर जनता बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरेगी। अरे भाई, न्यायिक व्यवस्था ही जनता के द्वारा स्थापित की गई है। संविधान जनता के द्वारा स्थापित किया गया है और ये न्यायालय उसी के अधीन आता है। न्यायालय को जनता क्या न्याय चाहती है, जनता न्याय को कैसे समझती है, उसके आधार पे तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों को सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और जनता की अदालत जो सड़कों पे लगती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बाहर जाके, पार्लियामेंट से बाहर जाके जो लोग सड़कों पे आते हैं वो आंदोलन नहीं होते, वो जनता की अदालत होती है। और जनता की अदालत इसके खिलाफ है और पूरी जनता देश की इसके साथ थी। ये दोनों फैसले बेहुदे फैसले थे और इनमें सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे किया है सेनगर वाले मामले में तो अच्छा किया और उस पर रोक लगाई है। दूसरे मामले पे, अरावली रेंज वाले मामले पे बिल्कुल ठीक किया सुप्रीम कोर्ट ने। यही सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी और यही सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी थी। एक सवाल ये भी उठता है कि एमपी एमएलए पब्लिक सर्वेंट के दायरे में है या नहीं। अब लोग बड़े पैमाने पर आक्रोशित हैं कि जिनको हम अपना नुमाइंदा चुनते हैं, अगर वो उस डेफिनेशन में ही नहीं आएंगे तो ये तो बड़ा अजीब चीज है। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी कोई स्थापना करेगी? बिल्कुल करेगी और करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। क्योंकि पब्लिक सर्वेंट क्या होता है? पब्लिक सर्वेंट यहाँ कोई ये नहीं कि आप रोटी खिलाने वाले नौकर हैं। पब्लिक सर्वेंट का मतलब है पब्लिक की जो उम्मीद है, पब्लिक ने जो संविधान बनाया, जो लक्ष्य हासिल करने के लिए संविधान है, जो प्रीएम्बल में क्लियर है, उसको अचीव करने में, देश की मदद करने में जो भी लोग शामिल है उसका नाम है पब्लिक सर्वेंट। या मैं घरेलू नौकर वाली बात नहीं कर रहा। पब्लिक सर्वेंट का मतलब है टू सर्व द पीपल ऑफ दिस कंट्री एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द एम एंड ऑब्जेक्टिव सेटल्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके तहत जो भी काम कर रहा है वो सब पब्लिक सर्वेंट है। उसमें सब आते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी आती है, उसमें वकील लोग भी आते हैं। इसलिए पब्लिक सर्वेंट का मतलब ये, इसको वास्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे 5P जो सेक्शन है पॉक्सो की, उसमें ये लिखा हुआ क्लियर कट, पब्लिक ट्रस्ट और पब्लिक अथॉरिटी जहां भी है। अगर पब्लिक का ट्रस्ट ना हो तो किसी को एमएलए एमपी बनाती है क्या?
हो ही नहीं सकता। और उसको पूरी अथॉरिटी दे रखी। सबसे बड़ी अगर अथॉरिटी अगर माना जाए किसी लोकतंत्र में, वो अथॉरिटी, सुपर अथॉरिटी तो जनता है। उसके बाद विधानसभा और पार्लियामेंट में भेजे हुए उनके मेंबर हैं जो कलेक्टिव रूप से उनके लिए काम करते हैं। वो पब्लिक ने तो अपनी अथॉरिटी उनको दे दी और वो पब्लिक अथॉरिटी हैं। इसलिए एमएलए एमपी अगर पब्लिक अथॉरिटी है तो कौन अथॉरिटी है यहाँ पे? दैट इज अ नॉनसेंस इंटरप्रिटेशन इन द AR अंतुले जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उसमें बेहुदी बहुत घटिया किस्म की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। शर्म आनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को उस पे, और उसको बदल देना चाहिए। और ये समय है बदलने का कि यस, ऑल MLAs MPs जो भी विधानसभा के, विधान परिषदों के, लोकसभा के, राज्यसभा के जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, चाहे वो गांव का सरपंच भी है, वो सब इस दायरे में होने ही चाहिए, क्योंकि लोग विश्वास करके उनको बनाते हैं और उनकी अथॉरिटी को मानते हैं, इसलिए तो उनके बनाए हुए कानून को मानता है देश। तो ये नॉनसेंस सुप्रीम कोर्ट द्वारा थी, नासमझी थी, उसको वो प्रो गवर्नमेंट इंटरप्रिटेशन थी, सत्ता में बैठे हुए लोगों के पक्ष की इंटरप्रिटेशन थी। जनता के पक्ष की इंटरप्रिटेशन तो यही है, ईच एंड एवरी जनप्रतिनिधि सब पब्लिक सर्वेंट हैं और ये सेनगर पब्लिक सर्वेंट ही है, और इसको उसी मुताबिक सजा मिलनी ही चाहिए थी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी, और सुप्रीम कोर्ट उसको बरकरार रखेगा, बरकरार रखनी चाहिए। ऐसा मैं एज ए लॉ स्टूडेंट ये बात आपको बता रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रिटेशन, पुरानी सड़ी हुई इंटरप्रिटेशन को बाहर फेंक देना चाहिए और नई इंटरप्रिटेशन उसमें शामिल करनी चाहिए जो जनता को ध्यान में रखे। पीपल सेंट्रिक इंटरप्रिटेशन करना होगा संविधान का, पॉक्सो का, हर बात का, नॉट पार्लियामेंट सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक। इवन पार्लियामेंट भी चूक करती है, और वो जिस बात के लिए कानून बनाती है, जो पर्पज लिखा जाता है हर कानून के ऊपर, अगर वो पर्पज उसकी नीचे वाली सेक्शन के हिसाब से पूरा नहीं होता तो उसको इंटरप्रिटेशन उसी तरह देनी होती है जिस मकसद के लिए कानून बनाया है। अब दरिंदों से बचाने के लिए पॉक्सो कानून बनाया हमने, उन दरिंदों को अगर पब्लिक सर्वेंट ना मानकर उनकी सजा को कम किया जाए, जो दरिंदे किसी के विक्टिम के फादर को मारने में शामिल हों, उस विक्टिम के वकील और उसके घर के लोग मारे गए एक्सीडेंट में। ये एक्सीडेंट ऐसे ही क्यों होता है? ऐसे लोगों के साथ ही एक्सीडेंट क्यों होता है जिसमें दरिंदे शामिल होते हैं, जिसमें पॉलिटिकल लोग शामिल होते हैं, जिसमें गुंडे शामिल होते हैं? उन्हीं के अपोनेंट, उन्हीं के विक्टिम लोगों का एक्सीडेंट इस देश में क्यों होता है? और यहाँ तो वकील मारा गया है। पूरे देश के वकीलों से मेरा निवेदन है, इस देश में वकील के पास अगर कोई आए, एक तरह से वो शरण में आ गया कानून की, उसके बावजूद उस वकील को या उस क्लाइंट को, उस विक्टिम को कोई हरास करने की कोशिश करे, इसके लिए कानून की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे लोगों को फांसी की सजा का प्रोविजन करना पड़ेगा। इतना भय बिठाना होगा कि वकील के पास अगर कोई गया और वकील के साथ किसी ने बदतमीजी की, वो फांसी की सजा उसको मिलेगी। ऐसा करने की जरूरत है। बहुत सारे वकील इस तरह से मारे गए इस देश के अंदर, ताकि फ्यूचर में किसी की हिम्मत ना हो, चाहे वो किसी भी ओहदे पे बैठा हो, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो कोई CM PM गृह मंत्री हो, कि उनकी भी किसी की हिम्मत ना हो सोचने की। सोचने से भी डर लगना चाहिए कि अब मामला विक्टिम को प्रोटेक्शन है लो का, वकील के पास चला गया, समझो वो एक तरह से कानून के प्रोटेक्शन में चला गया। उसको कोई भी उंगली करेगा, उसके बारे में गलत सोचेगा, उसको फांसी की सजा हो सकती है। ऐसा एक भय होना ही चाहिए। एक और चीज की तरफ आपकी राय जानना चाहूंगा मलिक साहब की पिछले दिनों क्रिसमस के त्योहार पर पूरे देश में कई जगह तोड़फोड़ देखी गई, हुड़दंग देखा गया, चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी गई, मॉल्स में जो क्रिसमस की सजावट की गई थी वो तोड़फोड़ की गई। लोगों का आरोप है कि इनके खिलाफ उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जो होनी चाहिए। देखो, मैं एक बात क्लियर कई बार कह चुका हूं, उसको कहने में मुझे आज भी कोई दिक्कत नहीं है। इस अस्तित्व में एक चीज तो सच्ची नजर आती है कि यहाँ सब कुछ सह अस्तित्व के स्वरूप में हमें नजर आता है। पूरा अस्तित्व का मॉडल सह अस्तित्व का एक स्वरूप है, जहाँ सब एक दूसरे के लिए उपयोगी और पूरक हैं, और ये कायनात चल रही है। मगर इसमें सांड कोई नहीं है। कोई सांड इस प्रकृति को चला रहा है, कोई सांड इस लोगों के भविष्य को तय कर रहा है, कोई सांड के प्रेयर करने से, कुछ और करने से कोई मुक्ति मिलने वाली है। इस वहम से सबको निकलना होगा। कोई भी रिलीजन, कोई भी रिलीजियस बुक अगर सह अस्तित्व के तरफ हमें नहीं ले जाती, हमारे लिए वो रिलीजियस बुक भी नहीं है, वो कुछ और तरह की बुक है। मानव जाति को उससे बचना होगा। और ये जो ड्रामेबाजी चल रही थी क्रिसमस डे पे इस तरह की बेहुदी हरकतें, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ढोंग करके उसमें जाता है, किसी चर्च में जाता हुआ दिखाई देता है, और दूसरी तरफ
उसी के लोग, उसी की पार्टी, उसी के संगठनों के लोग सरेआम बेइज्जत कर रहे हैं और उस तरह के ड्रामेबाजी कर रहे हैं, हुड़दंग और ऐसे बेहुदे पर्सन लड़कियों से पूछ रहे हैं और उस पर नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, लाठियां चला रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ये वही है कि चोर को कहो लाग जा, यानी चोरी करना शुरू करो, और शाह को कहो जग जा जिसके घर में चोरी हो रही। यहाँ पे रोल उसी तरह का है प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर ढोंग कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर कभी गुरुद्वारे में जाता है और किसानों को, सरदार किसानों को वो आतंकवादी और इस तरह की बातें अपने लोगों से, उसके संगठन के लोग कहते हैं। तो इससे साबित होता है और इससे देश की छवि खराब हुई है। वसुधैव कुटुंबकम का इनसे कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस वसुधैव कुटुंबकम के घोर विरोधी है, विनाश करने वाली है, क्योंकि उसके हर हरकत में कहीं भी मानव जाति को जोड़ने का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है उनका। वो हिंदुओं के भी विरोधी हैं। हिंदू का मतलब एक ज्योग्राफी से है, और हिंदू का सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये जीने का एक तरीका है। और हिंदुओं का जीने का तरीका क्या, मैं उसको और विस्तार से बताऊं। हिंदुओं का जीने का तरीका है कि नीचे हिमालय से नीचे सिंधु नदी से नीचे हम कन्याकुमारी तक जितने लोग रहते हैं, हम कट्टरवादी नहीं हैं। हम हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं, सबके साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। किसी की भी अच्छी बात किसी भी रिलीजियस बुक में लिखी है, हम उसको आत्मसात करते हैं, उसका एंजॉय करते हैं, क्योंकि चारों तरफ की खिड़कियां खुली रहें, नई बातें नए विचार आने दें और सही को स्वीकार करें। यह है सनातनी परंपरा। आरएसएस का और इनके हिंदुत्व का कोई मतलब नहीं, ना हिंदू से मतलब है ना सनातनी परंपरा से। सनातन परंपरा और असली हिंदू फिलोसफी का अगर कोई विनाशक या उसका कोई सबसे बड़ा नुकसान करने वाला कोई है, उसका व्यापार करने वाला, उसकी राजनीति करके सत्ता पे कब्जा करने वाला कोई षड्यंत्रकारी संगठन है, तो वो आरएसएस है। और बीजेपी आरएसएस की पैदाइश है। आरएसएस के मुखौटे हैं, चाहे इस देश के कोई सीएम हो, कोई पीएम हो, आरएसएस को ये लगता है कितने ही दुष्चरित्र हों लोग, कितने घटिया हों, कितने मर्डरर हों, कितने बदमाश हों, मेरी शरण में आए और मैं जो टारगेट मेरा है इस देश में वर्णवाद और मनुवाद को स्थापित करना और मजबूत बनाने का, और जो हमारा धंधा चला रहे, हम सुप्रीम उसमें रहें, काबिज रहे, हम इस देश की संस्थाओं पे काबिज रहे, हम इन जगह। इस तरह की कुत्सित घटिया मानसिकता को जो भी इम्प्लीमेंट उनके इशारे पे करता है, वो सब आरएसएस के मदारी के बंदर हैं। उसमें आपके कोई सीएम भी हो सकता है, कोई पीएम भी हो सकता है, कोई मंत्री संतरी भी हो सकता है, कोई टिकटों की लाइन में लगने वाले भूखे बेडियों की तरह लार टपकाते हो उसके शरण में जा सकते हैं। और इसी तरह का देश में माहौल है। एक उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है। एक अपने ही देश के त्रिपुरा के लड़के को मार डाला, उसे चिंकी चिंकी बोला और फिर 4-5 लोगों ने मिलकर पीट डाला। कई इस तरह की लिंचिंग केरल में भी अभी देखने को मिली, जिसमें बांग्लादेशी बताकर मार डाला, जबकि अपने ही देश का आदमी था। तो इतना साहस कहाँ से आ रहा है? क्यों इतना साहस? एक तो सोशल मीडिया को कम से कम इस देश को जागरूक करनी पड़ेगी। क्या होता देव और क्या होती देवभूमि? कौन सी भूमि है? उत्तराखंड ही देव भूमि है। वहीं पे कोई देव पैदा हुए हैं। कौन है ये देव लोग? ये देव लोग आज के दिन इस देश के जितने इस देश के अंदर सिटीजन है, वो सारे ही तो देव हैं। सारे ही अपनी मेहनत से इस देश का काया पलट करने में लगे हुए हैं। बहुतों को समय पे दिहाड़ी नहीं मिलती, बहुतों को समय पे न्याय नहीं मिलता। असली देव तो इस देश के सिटीजन है और कोई देवदाव नहीं है। प्रेजेंट को इग्नोर करके जो भूतकाल में उलझा के रखना चाहता है और भविष्य की ठेकेदारी लेता है, ये फ्रॉड है। कोई भी रिलीजन इस काम को करे, मैं उसको कहूंगा मानवता के साथ फ्रॉड है। मानवता को जोड़ना ही रिलीजन का काम है। मानवता को जोड़ना और मानवता के आधार पे चलना और सह अस्तित्व के आधार पे जीना ही सनातन परंपरा है, और कुछ नहीं है। बाकी सारा ढोंग है, दुकानदारी है। और ये दो चीजें, आस्था की दुकानदारी और सत्ता की दुकानदारी, ये दोनों मानवता के दुश्मन हैं। और इंडिया में डेमोक्रेसी के बावजूद भी जो सत्ता तरह की मानसिकता चल रही है, उस पर शर्म आनी चाहिए इस देश के एमएलओ को भी, एमपीओ को भी, कि जिन्होंने अपनी जुबान को भी गिरवी रख दिया। वो बोल नहीं सकते पार्लियामेंट में खुल के, वो पार्लियामेंट में अपने ताड़ियां पीटने के अलावा कुछ काम नहीं कर पा रहे। एक मेरा अंतिम सवाल, आज जब हम आ रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट के सामने की सड़क बंद की हुई है, क्योंकि जो कुलदीप सिंह सेंगर मामले में जो विक्टिम है वो भी यहाँ आई हुई थी, और पुलिस को डर था कि प्रोटेस्ट ना हो जाए, तो जनता के प्रोटेस्ट से पूरी रोड ये बंद थी। और देश में अलग अलग जगह हुड़दंग मचाते हुए लोग घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई और उस तरीके की प्रोएक्टिवनेस नहीं देखने को मिलती जैसा विक्टिम के मामले में देखा जाता है। ये पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। सरकार पुलिस का दुरुपयोग है। ये देश के साथ बदमाशी है। देश के सामने किसी के भी प्रदर्शन को, शांतिपूर्वक विरोध को, मैं उसको कहता हूं जनता की अदालत। और जनता की अदालत अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने होती
तो इसमें क्या बुराई है? हमारा लोकतंत्र लोगों को बोलने की, जीने का अधिकार में सबसे पहला अधिकार कोई है तो बोलने का अधिकार है। आप बीमार हैं और आप बोल ना पाए मुझे दर्द कहाँ है, तो कितना मुश्किल होगा आपकी बीमारी का पता लगाना। इसलिए जीने के आधार में, जीने के राइट का सबसे मुख्य आधार है बोलने का राइट। अगर आप बोलने के नहीं दे रहे लोगों को, आप लोगों को आने नहीं दे रहे शांतिपूर्वक तरीके से, समझो आप लोगों की हत्या ही कर रहे हैं। लोगों के बोलने के अधिकार को रोकना लोगों की हत्या के बराबर है। तो फ्यूचर में इस देश में ये भी कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी, और कोर्ट को तो खुद कहना चाहिए था इनको, कोर्टों को ये कहना चाहिए बार बार, जनता शांतिपूर्वक प्रदर्शन और अपने इजहार करती है अपने विचार, तो उससे तो हमें सीखना चाहिए। पार्लियामेंटेरियन को सीखना चाहिए, किसी प्राइम मिनिस्टर को सीखना चाहिए, किसी गृह मंत्री सीएम को सीखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सीखना चाहिए, वकीलों को सीखना चाहिए। हम सारे के सारे बोलने से तो सीख रहे हैं। घर में भी जो बोलेगा तभी तो कोई सॉल्यूशन होगा, समाधान होगा। लोकतंत्र इसी का नाम है। बोलना सबसे ज्यादा जरूरी है, बोलने वाले की सुनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इन अधिकारों को कम करना ये तानाशाही है, और इसमें पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है। हम पुलिस को भी कहते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं करिए जब तक रिटर्न में ऑर्डर ना हो। ये मौखिक आदेश किसी भी पुलिस कमिश्नर का, डीसीपी का, ये गोरख धंधा इस देश में नहीं चलेगा। किसी गृह मंत्री का, किसी प्राइम मिनिस्टर का, किसी सीएम का, किसी मंत्री का, किसी ब्यूरोक्रेट का, बड़े कोई भी मौखिक आदेश मानने से बंद करना होगा इस देश के अंदर। ये कोर्टों को ये आदेश भी करना होगा, ये जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम मसलों पर बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया।